हिस्ट्री क्लास 42 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 42 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम और दूसरे मुस्लिम आक्रमणकारी गजनवी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे मोहम्मद गौरी, यह तुर्क जनजाति का था। यह अफगानिस्तान के गौर का था, जिस कारण से इसे गौरी कहा जाता है। जैसे बिहार के लोगों को बिहारी और बंगाल के लोगों को बंगाली कहा जाता है। गौरी का पूरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1178 में गुजरात में किया था, लेकिन इसे गुजरात के शासकों ने बहुत बुरी तरह से हराया था। इसके बाद इसने बहुत छोटे छोटे आक्रमण किए, लेकिन हमेशा पराजित होता गया। ऐसा मानना है कि 17 बार अकेले पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था। पृथ्वीराज चौहान इसे बंदी बनाकर बार बार छोड़ देते थे। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि हरियाणा में एक जगह है तराइन, वहां हुआ था। उसमें भी पृथ्वीराज चौहान से गौरी पराजित हुआ। इस युद्ध का कारण यह भी था कि गौरी अफगानिस्तान से चलते चलते पाकिस्तान पार करके पंजाब के भटिंडा में आ गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद्र भी था। दोनों मिलकर गौरी से लड़े थे। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी से जयचंद्र मिल गया और धोखे से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और इन्हें बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया और वहीं इन्हें यातनाएं दे देकर मार दिया। बाद में गौरी ने पृथ्वीराज के क्षेत्र और पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। जब वह दिल्ली को भी अपने में मिला रहा था, तब इस बात का विरोध जयचंद्र ने किया। 1194 में चंदवार के युद्ध में गौरी ने जयचंद्र को भी मार दिया। हरियाणा के ही गोखर जनजाति से युद्ध करते समय गौरी की मृत्यु 1206 में हो गई थी। जब गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, तब इनके साथ सूफी संत भी आए थे, जिनका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। अजमेर दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ही है। गौरी के कई गुलाम थे, जिनमें 4 प्रमुख थे। पहला बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को 1198 में जलाया था। दूसरा यालदोज, तीसरा कुबाजा और चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक। बाद में गौरी के बेटी से ऐबक ने शादी कर ली, जिस वजह से गौरी के जगह पर शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया और बाकी के 3 गुलामों को इसने सेना नियुक्त कर दिया। ऐबक गरीबों को बहुत दान देता था, इस वजह से इसे लाख बख्श भी कहा गया। यह गरीबों के लिए हमेशा खड़ा रहता था, इसलिए इसे हातिम कहा गया। इसे पूरा कुरान याद था, इसलिए इसे कुरान खान भी कहा गया। इसके दरबार में 2 बड़े बड़े विद्वान रहते थे। पहला मीन हाज उस सिराज, इनके पुस्तक नाम तबकाते नासरी है। इसमें मोहम्मद गौरी के बारे में सब कुछ लिखा था। दूसरा हसम निजामी, इनकी पुस्तक का नाम ताजुक नासरी था। गौरी के साथ भारत आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यह सूफी संत थे। इनके ही शिष्य बख्तियार काकी थे। इनसे ही प्रभावित होकर ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था। ऐबक ने कुबतुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाया था। ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया। यहाँ पृथ्वीराज के छोटे छोटे सामंत बचे थे। ऐबक ने वहाँ एक छोटा सा संस्कृत विद्यालय देखा और उसे रेनोवेट करके उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रख दिया। रेनोवेट मतलब उसके ऊपर कलर कर दिया और थोड़ा सा डिजाइन बनाकर। ऐबक की मृत्यु घोड़े से कुचलने से हो गई। मरने के बाद पता चला कि ऐबक ने राजा की उपाधि ही धारण नहीं की थी। उस समय इस्लाम धर्म का राजा बनने के लिए खिलहत लेना पड़ता था। खिलहत ईरान में एक खलीफा बैठते थे, उनसे ही लेना होता था राजा बनने के बाद। और ऐबक ने खुद को कभी राजा माना ही नहीं, इसलिए इसे गुलाम वंश भी नाम दिया गया। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया, जिस वजह से इसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं। दिल्ली सल्तनत की अवधि 1206 से 1526 तक था। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक था। ऐबक को ही गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बहराम शाह आया। यह 1210 से 1211 तक था। यह योग्य नहीं था, इसे हटाकर इल्तुतमिश शासक बन गया। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन किया। यह भी ऐबक का गुलाम ही था। इल्तुतमिश इलबरी वंश का था। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है, क्योंकि इसने खलीफा से खिलहत लिया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह को इस्लामिक पद्धति से बनाने का काम भी इल्तुतमिश ने ही किया था। इसने ही मकबरा निर्माण की पद्धति चालू की। इल्तुतमिश ने ही अजमेर दरगाह बनवाया था। इल्तुतमिश ने तांबे का सिक्का चालू किया, जिसे टाका कहा जाता था, और चांदी के सिक्के को जीतल कहा जाता था। भारत में शुद्ध इस्लामिक पद्धति का संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली को बना लिया, जबकि ऐबक ने लाहौर को बनाया था। इसी के बाद इस सल्तनत का नाम दिल्ली सल्तनत पड़ गया। इल्तुतमिश ने युद्ध भी अच्छा खासा लड़ा था। इल्तुतमिश के समय मंगोल से एक आदमी भाग कर आया था, जिसका नाम जियाउद्दीन मांगबरनी था। उसने इल्तुतमिश से शरण मांगी और शाम को जब इल्तुतमिश ने पूछा कि तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है, तब इसने कहा कि चंगेज खा। चंगेज खा का नाम सुनते ही इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन मांगबरनी को अपने शरण से भगा दिया। इल्तुतमिश ने 2 प्रमुख काम किया। इसने वेतन के बदले जमीन देना चालू कर दिया, जिसे इक्ता व्यवस्था कहा गया। यह व्यवस्था सामंती व्यवस्था के जैसा ही था। सामंती व्यवस्था के तहत जो जमीन लेता था वह सामंत कहलाता था। इक्ता व्यवस्था के तहत जो जमीन लेता था वह इक्तादार कहलाता था। इल्तुतमिश अपने साथ एक मंत्रिमंडल रखा, जिसे चालीसा दल नाम दिया। यह चालीसा दल तुर्क सरदारों का एक समूह था।
इन्हीं के सलाह से यह कोई भी नियम कानून बनाता था। इल्तुतमिश ने एक ऐसा कल्चर चालू किया जिसमें किसी के साथ अन्याय हुआ हो तो जाके मस्जिद के पास शुक्रवार को लाल वस्त्र में खड़ा हो जाएगा, जिस वजह से वहां के लोग छोटे मोटे समस्या का समाधान वहीं कर देंगे, क्योंकि शुक्रवार का नमाज अकेले नहीं पढ़ते, ग्रुप में पढ़ा जाता है। इल्तुतमिश ने भी सेनापति बख्तियार खिलजी को नियुक्त कर दिया था। गौरी का ही गुलाम यालदोज भी था। इसको इल्तुतमिश के राजा बनने से परेशानी थी। यालदोज का कहना था कि ऐबक के बाद गद्दी मुझे मिलनी चाहिए। गद्दी के लिए ही तराइन का तीसरा युद्ध यालदोज और इल्तुतमिश के बीच 1215 में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया। इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन था। यह बिल्कुल अयोग्य था। इस कारण से इल्तुतमिश ने अपने जीवित समय में ही अपनी बेटी रजिया को शासिका नियुक्त कर दिया था। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, जिस वजह से रुकनुद्दीन गद्दी पर आ गया। इसलिए इल्तुतमिश के ही बनाए गए नियम के अनुसार रजिया लाल वस्त्र पहनकर शुक्रवार के दिन मस्जिद के सामने जाके खड़ी हो गई और न्याय मांगने लगी, और इन्हें न्याय मिला भी, जिस वजह से रजिया शासिका बन गई। गुलाम वंश की सबसे योग्य शासक रजिया को ही माना जाता है। रजिया 1236 में शासिका बनी। पंजाब में एक जगह था तबर हिंद, यहाँ का इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया था। इन्होंने रजिया को अपना शासिका मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण से रजिया ने बिना रणनीति बनाए अल्तुनिया पर आक्रमण कर दिया। लेकिन युद्ध लंबा चलने की वजह से रजिया हारने लगी थी। आखिर में रजिया ने अल्तुनिया से शादी करने के लिए प्रस्तावना भेजी और अल्तुनिया ने इसे स्वीकार कर लिया और दोनों की शादी हो गई। रजिया के शासिका बनने से इनके दरबार के 40 दल वाले भी नाराज थे, जिस वजह से रजिया शादी करके वापस आ रही थी। तब इन लोगों ने रजिया के ऊपर डाकू लगा दिया, लेकिन 40 दल वालों ने डाकुओं से बताया नहीं था कि रजिया को मारना है। उन्होंने झूठ बोल दिया कि व्यापारियों का समूह है, और डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया दोनों को मार दिया 1240 में हरियाणा के कैथल में ही। इनके बाद पूरी गद्दी 40 दल के पास आ गई। 1240 में बहराम शाह शासक बने। यह अयोग्य थे, जिस कारण से यह 1242 तक ही शासक रहे। अगले शासक अलाउद्दीन मशूक शाह बने। यह 1242 से 1246 तक ही रहे। यह अयोग्य थे। इनकी हत्या बलबन ने करा दी थी नसरुद्दीन शाह के कहने पर। बलबन ईरान का रहने वाला था। यह एक बहादुर योद्धा था। इनके बाद नसीरुद्दीन शाह आए 1246 से 1266 तक। इन्होंने बलबन को 40 दल में शामिल कर दिया, और बलबन यही चाहता था। बलबन ने 40 दल पर इल्जाम लगाना चालू कर दिया और नसीरुद्दीन के नज़र में 40 दल का महत्व खत्म कर दिया। बलबन ईरान का था और 40 दल वाले तुर्क सभ्यता के थे। बलबन ने अपनी कूटनीति द्वारा 40 दल को कमजोर करता गया और राजा के करीब जाता गया। आखिर में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई। बाद में शासक बलबन बन गया, क्योंकि यह राजा का सबसे करीबी सलाहकार था। अगले शासक 1266 में बलबन बने। इनको उलू खान की उपाधि मिली थी। इन्होंने राजा बनते ही 40 दल को खत्म कर दिया। इन्होंने राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू कर दिया, जिसका मतलब है कि राजा ही सब कुछ है। इसका कहना था कि राजा ईश्वर का दूत होता है। मकबरा निर्माण का पद्धति इल्तुतमिश ने लाया था, लेकिन शुद्ध इस्लामिक मकबरा का निर्माण बलबन ने कराया था। बलबन ईरान का था, इसलिए इसने ईरानी परंपरा लागू कर दिया। ईरान का एक त्योहार है नौरोज। इसे 9 दिन तक मनाया जाता है। इस त्योहार को भी इसने लागू कर दिया था। इसने सजदा का नियम भी लगा दिया। इस्लामी परंपरा के अनुसार अल्लाह के अलावा किसी के आगे सजदा नहीं कर सकते। इसने पैबोस पद्धति लाया, जिसमें पैर को चूमना होता था। इसने रक्त और लोह की नीति लागू की, जिसका कहना था कि राजा जो कहता है उसे मानो, नहीं तो तुम्हारे पास खून है और राजा के पास तलवार है। इसके दरबार में बहुत ही प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो रहते थे। पहली बार मेहराब यानी गोल गुंबद की व्यवस्था बलबन के समय ही चालू हुई थी। जलालुद्दीन फिरोज शाह बलबन के तरह ही चालाकी से सेना में भर्ती हो गया और साजिश करते करते उसने बलबन को 1286 में ही मरवा दिया। बलबन के बाद 2 और शासक आए, क्यूमस और कैकुबात। इन्हें भी इसने मरवा दिया और 1290 में जलालुद्दीन फिरोज शाह ने कहा कि इस वंश में कोई योग्य शासक नहीं है, इसलिए आज से शासक मैं ही रहूंगा, और इसने खिलजी वंश की शुरुआत कर दी। इसके पहले गुलाम वंश था। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। आगे के क्लास में खिलजी वंश को पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।